Hello students and welcome to another video of Law with Ali. This video is about how to solve the scenario question of paper 3 contract law. इस टाइम आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है पेपर वो अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 है एंड दैट इज़ ऑन फ्रस्ट्रेशन. इसमें as you can see, Amy and her family plan to visit Manchester on Sea for its annual sailing festival. ऑन 1 मार्च एमी जो है वो बुक करती है एक रूम बेन के होटल में फॉर द नाइट ऑफ 1 अगस्त और शी इमीडिएटली सेंड्स बेन अ डिपॉजिट ऑफ £100 एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस ऑफ £400 व्हेन शी स्टेज एट द होटल. उसी दिन सेम डे पे एमी एक और कॉन्ट्रैक्ट करती है कोडी से लंच प्रोवाइड करने के लिए फॉर एमी एंड हर फैमिली ऑन द बोर्ड हिज बोट ऑन 1 अगस्त. ठीक हो गया. और देन टेक देम ऑन अ टूर अराउंड द बोट्स इन द बे. अब फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो £250 है जो एमी इमीडिएटली उसको पे कर देती है. 25 जुलाई को बेन कॉन्ट्रैक्ट करता है एमी के साथ, कांटेक्ट करता है एमी के साथ और उसको बताता है कि जो उसका होटल है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर एंड दैट ही विल नॉट रीफंड हर डिपॉजिट और वो उसके पैसे वापस नहीं करेंगे. इन एडिशन ही डिमांड्स दैट शी पे हिम द बैलेंस ऑफ £400 के जितने उसने देने थे वो भी उसने कहा मुझे दें. ठीक है, एक तो उसने कहा जो आपने एडवांस दिया तो वापस नहीं करूँगा और जितने देने वाले हैं आपके पड़े हुए अभी पेंडिंग है वो भी हमें पैसे दें. एमी रिफ्यूज़ टू डू दिस एंड इंसिस्ट ही रिटर्न्स हर डिपॉजिट ऑफ £100 को. कहती मेरे आप मेरे पैसे वापस करें, मैं तो आपको कुछ नहीं दे रही. और एमी थिंक्स दैट इट विल नाउ बी टू डिफ़िकल्ट टू बुक एन अल्टरनेटिव होटल रूम एट अ शॉर्ट नोटिस एट सच अ बिजी टाइम. तो वो कोडी को कांटेक्ट करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि भाई कॉन्सिक्वेंस हो गया, होटल का आग लग गई होटल में, तो वो अब मैनचेस्टर ऑन सी को जो है वो नहीं विज़िट कर रही. तो वो कहती है कि आप मेरे पैसे वापस कर दें, £250 जो आपको दिए हुए हैं तो मुझे नहीं चाहिए. एंड जो कोडी है ही रिफ्यूज़ टू डू सो. अब उसका क्वेश्चन है कि एडवाइज एमी ऑफ हर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ इन रिलेशन टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन का जो है एक चैप्टर है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसका ये सिनेरियो है. इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन के अलावा और किसी चैप्टर का एलिमेंट नहीं है. आपने ये बात ज़हन में रखनी कि अक्सर इस तरह के भी सिनेरियो क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा चैप्टर्स का जिक्र भी हो. जैसे अगर एक्सेप्टेंस ऑफर एक्सेप्टेंस का कोई सिनेरियो है तो उसके अंदर कंसिडरेशन भी, इंटेंशन भी, कैपेसिटी भी उसके अंदर ही हो सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं है. अब जहाँ तक हमारा AO1 है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इशू को कि ये फ्रस्ट्रेशन का इशू है. ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है और ये फ्रस्ट्रेशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट की. हम डिफ़ाइन करेंगे फ्रस्ट्रेशन को, एक्सप्लेन करेंगे कि ये होती क्या है. ठीक है, और उसकी एग्जांपल दे देंगे कि जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होती है टेलर वर्सेस काल्डवेल. ठीक है, और जहाँ कमर्शियल पर्पस अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पॉइंटलेस हो जाए, जिसमें रेल वर्सेस हेनरी और हेनरी बेस स्टीम बोट वर्सेस हटन के केसेस हैं. फिर अब एक्सप्लेन कर देंगे कि इसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं इसकी ऑपरेशन की, जैसा कि इनकन्वीनियंस या एडिशनल एक्सपेंस अगर थोड़ा सा हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होता. उसमें आप भी ये जो सैक्रोलू और एंड कंपनी का केस है वर्सेस नोबली एंड थॉल्ड GmbH का, वो आप दे देंगे. फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फ्रस्ट्रेशन के विद रेफरेंस टू द लॉ रिफॉर्म फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1943. ये आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा. फिर एनालिसिस और एप्लीकेशन के अंदर ये आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने बता दिया ना कि ये चीज़ क्या है. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में आप सिर्फ बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, उसको आप डिफ़ाइन कर देते हैं और उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस अगर कोई है तो वो क्या है. तो वो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको नॉलेज मिल गई, आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है. फिर एनालिसिस, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन आ जाती है AO2 और AO3 इकट्ठी. उसमें सबसे पहले आप एडवाइस करते हैं एमी को कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट बेन के साथ फ्रस्ट्रेट हुआ है तो वो किन ग्राउंड्स पे हुआ है. फिर आप कंसिडर करते हैं कि अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर्स हैं प्रेजेंट तो वो कौन से हैं, अगर नहीं हैं तो क्या है, और लॉ रिफॉर्म फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1943 कैसे अप्लाई करेगा उसके ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर, और क्या राइट्स क्या लायबिलिटीज़ होंगी. फिर एडवाइस करेंगे एमी को कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोडी के साथ बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं था. इसके अंदर आप हर्न बेस टीम बोट कंपनी वर्सेस हटन का केस यूज़ कर सकते हैं. और फिर आप असेस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हर बिलीव दैट शी मे बी इनकन्वीनियंस्ड इफ शी प्रोसीडेड विद द कॉन्ट्रैक्ट
विद कोडी के इनकन्वीनियंस के ऊपर आप बताएंगे कि मियर इनकन्वीनियंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट चूँकि ख़त्म नहीं हो सकता, फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता, तो वो आप फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1943 के तहत उसको बता देंगे कि भाई ये नहीं होता। मतलब इन अ नटशेल कि वो जो बेन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था एमी का, तो बेन जो है वो लॉ रिफॉर्म फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसको पैसे वापस करेगा। जो एमी है वो उसको 400 पाउंड नहीं देगी, उसको पैसे वापस मिलेंगे जो बेन ले चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो जो पैसे हैं वो रिकवरेबल है। लेकिन कोडी के साथ चूँकि सिर्फ मेयर इनकन्वीनियंस थी, तो इसमें जो दो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यही हैं इन अ नटशेल के एमी और बेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एमी और कोडी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट कंसिडर नहीं हो सकता। अब ये जो एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन है और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर नीचे देनी है कि पहले आपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बतानी है और फिर आपने एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन करनी है। आप ये मिक्स करके भी बता सकते हैं कि आप एक एलिमेंट को बताया आपने, साथ ही आपने एमी को एडवाइस कर दिया उसके बारे में, फिर आप दूसरे पे केस पे आ गए, उसको पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आप उसको इवैल्यूएट करके उसकी एप्लीकेशन कर दी। तो ये ऐसे भी हो सकता है। बाकी एक पॉइंट है कि इस वीडियो के एंड पे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इसके आंसर का, और नीचे एक ड्राइव का लिंक है, उसके अंदर मैं ये आंसर अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से लेके इसका जो आंसर है, सैम्पल आंसर इस क्वेश्चन का, वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उससे होगा कि आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये आंसर कैसे करना है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सेम ही तरीका है, ठीक है, मैंने आपको एक करके दिखा दिया। इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है किसी और टॉपिक पे, तो उसका भी सेम टू सेम यही वे होता है करने का। तो जब आपके पास एक चीज़ का सैम्पल आ जाता है तो आप उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन इजीली कर लेते हो। होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।